नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हमारे अतीत भाग 2 सामाजिक विज्ञान लेसन 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मुग़ल साम्राज्य के बारे में बताया गया है। तो मुग़ल साम्राज्य के बारे में जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मुग़ल साम्राज्य जो है, पहले थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। किसी भी लेसन को करने से पहले जो हमने पीछे पढ़ा है उसे एक बार रिवीजन करना ज़रूरी होता है बच्चों, ताकि हमें चीज़ें जो है अच्छे से याद हो जाएं। जैसे कि आपने मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, तो मुग़ल साम्राज्य क्या है, दो वंशजों से मिलकर बना था। तो पहला वंशज जो है माता की तरफ से कौन था? माता की तरफ से था, माता की तरफ से चंगेज खां। चंगेज खां जो है मध्य एशिया का निवासी था। ठीक है बच्चों, चंगेज खां कहाँ से था? मध्य एशिया से था। और जो चीन, वर्तमान में जो चीन है, मंगोल है, वहाँ पे ये शासन किया करता था। और जो पिता की तरफ से था वो तैमूर था। तैमूर जो वर्तमान ईरान, इराक और तुर्क वाला जो एरिया है, एशिया का, पश्चिमी एशिया जिसे कह सकते हैं, तो वहाँ पे शासन करते थे। अब बात यह है कि जो मुग़ल थे वो अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जो चंगेज़ खां था मंगोल था, और इसका जो है हजारों लोगों का जो रक्त में इसके हाथ सने हुए थे। इस वजह से ये अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन दूसरी तरफ ये अपने आप को तैमूर, इनके जो पिता थे तैमूर, तैमूर कहलवाने पर गर्व करते थे। क्योंकि 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो इसमें वो अपनी शान समझते थे कि इतने बड़े राज्य पर अब नींव पड़ी थी। वो कहाँ से पड़ी? सबसे पहले बाबर आया था। तो बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध किया। किसके खिलाफ किया था? इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया था। लेकिन उससे पहले बाबर 1994 में उसका राज्याभिषेक हुआ था फरगना के शासक के रूप में, और 1504 में उसने काबुल पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो ये थोड़ा सा इतिहास रहा था। अब हम ये देख लेते हैं कि अपने पिछला जो अध्याय है, शासन की नीतियाँ, उसमें भी आपने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक तो मनसबदारी प्रथा पढ़ी थी, एक जागीर पढ़ी थी। तो मनसबदारी प्रथा की जो बात करते हैं, तो अकबर के शासनकाल में, 29 मनसबदार हुआ करते थे, जबकि औरंगजेब के शासनकाल में 79 मनसबदार हुआ करते थे। उसी तरह से आपने जागीर भी पढ़ी होगी। जागीर के बारे में जैसे मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। तो बेटा ये आपका पिछला रिवीजन हो गया है। अब हम आज का जो लेसन है उसे स्टार्ट करने से पहले ना, सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि उससे क्या होगा कि जब भी हमारे सामने वो आंसर आएगा तो हम उसे अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या पूछा हुआ है? सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है नंबर 1 पे। देखो बेटा, ये मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था। और दूसरे नंबर पे बेटा देखो क्या पूछा गया है, मुगल साम्राज्य में जमींदार की क्या भूमिका थी। और तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था। और चौथे नंबर पर बेटा आपसे पूछा गया है जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं। और लेसन को पढ़ें तो हमें पता रहे कि हम ये कौन 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 से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप से पूछे गए हैं, ताकि उनके आंसरों को अंडरलाइन करते हुए चलें। तो बेटा अब शुरू करते हैं हम लेसन को। ठीक है जी। तो लेसन की शुरुआत होती है मुगल साम्राज्य से। मुगल साम्राज्य का थोड़ा सा इतिहास मैंने आज आपको बता दिया है। बाकी का जो हम डिस्कशन है, जब इसका रिवीजन होगा, लेसन 4 का जब रिवीजन होगा तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखो, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि मुगलों की आमदनी का क्या जरिया था, क्या साधन था। तो देखो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया है, ये वाला। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। तो इसलिए मैं कह रहा था कि क्वेश्चन पहले पढ़ने जरूरी होते हैं कि क्वेश्चन आखिर पूछे क्या गए हैं, ताकि हम आंसर को अंडरलाइन कर लें। तो पहला ही क्वेश्चन हो गया बेटा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से हो गया आपका, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था।
अब दूसरी तरफ हम करते हैं, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की उपज, पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। तो बेटा ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, आपने गौर किया होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजा अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे, देख दो टोडरमल। तो ये आंसर भी आपको यहीं से मिल गया है। आगे हम पढ़ लेते हैं बेटा, इसमें अधिकतर स्थान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो शासक थे, मुगल शासक थे, वो सीधा कर नहीं लेते थे, बल्कि एक मध्यस्थ होते थे। मध्यस्थ किन्हें कहा जाता था? जो ग्रामीण मुखिया होते थे। जैसे कि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो सरपंच होते हैं, उस टाइम पे क्या था कि सरदार होते थे। तो इन सरदारों को क्या कहा जाता है? जमींदार कहा जाता था उस समय पे। और जमींदारों को कुछ भूमि दी जाती थी और उससे उनके बदले में क्या लिया जाता था? कर लिया जाता था। ठीक है बेटा, उससे आगे हम पढ़ लेते हैं, समत मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार प्रयोग करते थे। ठीक है बेटा, यहाँ से सिर्फ इतना ही है। आगे देखते हैं एक बार। ये बेटा, प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, फसल जो है अलग अलग फसल के लिए अलग अलग मूल्य था कि किस फसल पर कितना कर लगाया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और अगले इसमें देख लेंगे हम आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है कि प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया था। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर अलग सूची बनाई गई थी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग राजस्व निश्चित किया गया था। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। तो अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब्त किसे कहा गया था या जब्त का अर्थ क्या है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपको बनता है, राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहते थे। क्या थी? प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया था और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर की अलग सूची बनाई गई थी। राजस्व प्रणाली के कर प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा करते थे। ठीक है बेटा जी, तो आगे देख लेते हैं। जब्त व्यवस्था ये आप पढ़ चुके हैं। जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी। जब्त व्यवस्था कहाँ पर प्रचलित थी, ये चीज़ नोट करने वाली बेटा, ये क्वेश्चन में पूछी भी गई है। जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल शासक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे, सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात, बंगाल आदि प्रांतों में संभव नहीं था। क्यों संभव नहीं था बेटा? क्योंकि देखो, दिल्ली में शासन करते थे, इनका जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। अब दिल्ली से इतनी दूर जाके ये निरीक्षण और वो सीधे तौर पे तो नहीं कर सकते थे। जैसे कि बंगाल जाना दूर पड़ता था, उस समय संसाधन कम थे। तो इसलिए इन्होंने क्या करता, जमींदार नियुक्त किए हुए थे और जमींदारों के द्वारा ही कर प्राप्त करते थे। और अगला क्वेश्चन आगे देख लेते हैं बेटा एक बार। कुछ क्षेत्रों में, ये यहाँ पे देखना बेटा, ये देखो बेटा, यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल शासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर देते थे। तो कुछ जगह ऐसा है, जमींदार जब ताकतवर हो जाते थे, उनके पीछे क्या है कि ज़्यादा लोग होते थे, किसानों का काफ़ी झुंड होता था। जब जब शासकों ने परेशान करते थे तो उनके खिलाफ क्या करते थे, वो विद्रोह कर। आंदोलन क्यों चल रहा है? क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं वो किसानों को पसंद नहीं है। तो उसी प्रकार से उस जमाने में थी,
मुगल साम्राज्य में। अगर किसानों को कोई चीज़ पसंद नहीं आई, जमींदारों पर अधिक कर लगा दिया गया, या हो सकता है कि फसल का नुकसान हो गया, लेकिन शासक जो है अपना राजस्व वसूलना चाहता, उसके खिलाफ विद्रोह कर देते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। तो बेटा ये वही बात है, जहाँ पे यूनिटी होगी वही विद्रोह करेंगे। आगे पढ़ेंगे बेटा, इसमें आगे क्या पढ़ेंगे नोट कर लो बेटा। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी थी। ठीक है बेटा, अब ये सारा कुछ कवर हो गया है और अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन आंसर में क्या था, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था। तो आपने यहाँ पे देखो ये पढ़ा होगा मुगलों की आमदनी का साधन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ से कवर हो जाता है। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अब आगे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि मुगल साम्राज्य में जमींदार की क्या भूमिका थी। मुगल साम्राज्य में जमींदार की क्या भूमिका थी। तो आपने पढ़ा था कि जमींदार की क्या भूमिका रही थी बेटा उसमें, ये देखो। तो इसमें भूमिका ये रही थी कि जो जमींदार थे भूमिका यही रही थी बेटा, जमींदार थे जो वो किसानों से कर लेते थे और कहाँ पर देते थे, अपने राजा को कर देते थे। तो ये जमींदारों की भूमिका थी। और जो जमींदार थे वो छोटी छोटी जगह जैसे ग्रामों में हो गए, या कुछ बड़े जमींदार थे वो निश्चित किए हुए थे। ये यहाँ पे आप नोट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 को। ये अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। तो यहाँ से आप ये इस प्रश्न का आंसर ले सकते हो बेटा। ठीक है जी, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अकबर के राजस्व मंत्री का नाम क्या था। अकबर के राजस्व मंत्री का नाम क्या था बेटा। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कवर हो जाता है। अकबर के राजस्व मंत्री का नाम टोडरमल था। अगर ये भी पूछा जा सकता है कि टोडरमल कब तक राजस्व मंत्री रहा, तो ये 1570 से 1580 की काल अवधि में पैदावार के संबंधित जो है सर्वेक्षण वगैरह करना किसका काम था, टोडरमल का था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा एक बार। जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं। जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं। तो जब्त शब्द से बेटा ये यहाँ पे आपको बताया गया है, इसमें ये यहाँ पे नोट करो। प्रत्येक ये वाला प्रत्येक सूबे को प्रांत मंडलों में बांटा गया था और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था बेटा, जब्त कहा जाता था। तो ये गई थी। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था बेटा, जब्त कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं, जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी। तो जैसा कि आपने पढ़ा था बेटा, जो जब्त प्रणाली है वो कहाँ पे थी। इसमें बताया गया है कि जब्त प्रणाली वहाँ पर लागू नहीं की जा सकती थी जहाँ से सीधा निरीक्षण ना किया जा सकते। यहाँ से जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे, जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ मुगल शासक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात, बंगाल तथा प्रांतों में संभव नहीं था। ये क्वेश्चन यहाँ से बेटा कवर हो जाता है। जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी, तो जो दिल्ली के आसपास का एरिया था उसमें, दिल्ली और आगरा वाला, इसमें जब्त प्रणाली प्रमुख रूप से प्रचलित थी। लेकिन जो दूर के प्रांत थे जैसे कि गुजरात, बंगाल आदि में इन्हें लागू नहीं किया गया था, या फिर वहाँ पर प्रचलित करना बहुत मुश्किल था।
तो बेटा आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आज मैं आपसे इस अध्याय में एक क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कमेंट्स में। ठीक है बेटा, तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप सुन लीजिए। मनसबदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं और मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के शासनकाल में क्या थी। तो बेटा इसका जवाब कमेंट्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें बेटा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद बेटा।